पेश किया जाता है अमानत की दौलत, शहरी डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी। पेशकश इकबाल जाफरी। अमानत की दौलत। आप कहाँ हैं? क्या है समरा, मैं यहाँ हूँ स्टडी रूम में। क्यों चीख रही हो? जी मैं सीख रही थी। आपको तो मेरा आवाज सुना भी सीखना लगता है। अच्छा अच्छा, जल्दी बोलो क्या काम है? मुझे भी और भी बहुत काम करने। अच्छा फिर रहने दो, बड़े आए काम करने वाले, जैसे हम फालतू हैं। खैर, तुम्हें क्या कहना है? मैं सुन रहा हूँ, अब बोलो भी। भाई आप MBA कर रहे हैं ना, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ तो फिर तुम्हें क्या करना है? सीधी बात क्या करो, क्या चाहती हो? मैं तो कभी आपके पास ना आती, ये तो अब्बू ने कहा कि जाओ अपने भाई से पूछ लो, वो MBA किस लिए कर रहा है। ये अब्बू ने कहा था कि तुम खुद अपनी तरफ से बोल रही हो? और हाँ, तुम अब्बू से पूछने क्या गई थी? होगी तुम्हारी कोई बेतुकी मंतिक। ठीक है, बेतुकी मंतिक का जवाब तो आपके पास होता ही है ना। दिमाग तो ना खाओ मेरा, सीधी सीधी बात करो, मसला क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे बचत और फजूल खर्ची पर एक मजमून लिखना है। अब्बू बैंक में है, उनसे बचत पर पूछा तो कहने लगे बता दूंगा। हाँ, फजूल खर्ची पर मजमून अपने भाई से पूछ लो, वो अच्छे पॉइंट्स दे सकेगा। समरा की बच्ची, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं भाई, इंसान का तजुर्बा बड़ी चीज है। समरा तुम मुझे बेवकूफ ना समझो, तुम और अब्बू मुझे फजूल खर्च समझते हैं। भाई आप खामखा नाराज हो रहे हैं, बात बचत की ही तो है। आपकी कंजूसी, सॉरी, बचत की आदत भी तो बहुत अच्छी है। बहुत बोलना आ गया है, इतना बोल लेती हो ना समरा तुम, उतना लिखने की आदत डाल लो तो शायद मुझसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े समरा साहिबा को। वेरी सॉरी, रिएक्शन होगा भाई। आप खुद तो चाहे जितना मजाक करें, मगर आपसे थोड़ा हंसना बोलना भी आपको अच्छा नहीं लगता। मैं तो समझी कि आप अच्छे मूड में होंगे। खैर आप पढ़ें, मैं जा रही हूँ। समरा इधर आओ। अच्छा सीधे से बैठ जाओ और बताओ क्या लिखना है। वैसे तुम मेरी बातों का इतनी जल्दी बुरा ना मानो तो फायदा तुम्हारा ही है। अच्छा चलो अपने लटके हुए मुंह को उठाओ, मुस्कुराओ और बोलो। भैया प्लीज मुझे बचत पर सिर्फ पॉइंट्स लिखा दें, मैं मजबूर लिख दूंगी, फिर आपको सुना भी दूंगी। अच्छा तो समरा मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, तब तक मेरी प्यारी बहन मेरे लिए अच्छी सी कॉफी का एक कप ला दो। ओके मेरी रिश्वत पसंद भाई, कॉफी अभी लाई। अख्तर, ये बोलो हमजा और समरा कहाँ है? होंगे अपने कमरे में, दोपहर में दोनों खाने की मेज पर तो एक साथ थे। पढ़ने नहीं गए थे क्या? आपको याद नहीं, उनकी तो विंटर वेकेशन शुरू हो गई है। अरे हाँ भाई, इस बैंक की नौकरी में इतनी मसरूफियत है कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हमजा ने लगा कितनी मरतबा मुझसे MBA के बाद मजीद तालीम के लिए बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है और मैं काम देता हूँ। अब तक तुम्हें तो मालूम है इस नौकरी से ये सब कैसे होगा। खैर अल्लाह मालिक है, मेरे अब्बा ने भी यही चाहा था कि मैं आला से आला तालीम हासिल करूँ। बेचारे उससे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। आप हमजा समरा को पूछ रहे थे, अब फिर लेकर बैठ गए अपनी दास्तान। आप ऐसा करें, अपनी आप बीती लिख डालें, शायद कोई नसीहत पकड़ ले। मेरी बातें तो तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगेंगी। खैर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। न तुम्हारे पास वक्त है और न ही तुम्हें मेरी बातें सुननी अच्छी लगती। सारी जिंदगी आप ही की सुनती रही हो। अच्छा हमजा और समरा से कोई काम हो तो मुझे बताएं। अरे भाई सिर्फ ये पूछना था कि समरा को कोई मजमून लिखना था। मैं बैंक जा रहा तो मैंने कहा कि अपने भाई हमजा से पूछ लो, पता नहीं उसने मजमून लिखा या नहीं। मेरा ख्याल है हमजा ने जरूर उसे भगा दिया होगा। मुझे मालूम नहीं, वैसे दोनों खाने की मेज पर कुछ बातें कर तो रहे थे,
आप समरा से पूछ लीजिए, मैं बुलाती हूँ। समरा बेटे, समरा, समरा तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। अभी आई अम्मी। जी अब्बू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, मैं ये पूछ रहा था कि तुमने वो बचत वाला मजमून लिख लिया? हमजा कहाँ है? उसने तुम्हें कुछ बताया? जी अब्बू, मैंने पॉइंट बता दिए थे। वैसे अब्बू, आज आपको फिर देर हो गई ऑफिस से आने में? हाँ बेटा, ये बैंक की नौकरी ही ऐसी होती है, जब तक अकाउंट टैली ना हो जाए छुट्टी नहीं मिलती। और मेरे काम की नौयत कुछ ऐसी ही है। फिर तो मैं बैंक में सर्विस कभी नहीं करूंगा। अच्छा, जॉब ऐसी होनी चाहिए कि इंसान को काम के साथ साथ तफरीह का भी वक्त मिल सके। नहीं बेटे। अब्बू, हमें तो याद नहीं कि कभी आपको इतना वक्त मिला हो कि हमें वेकेशन पे आपके साथ कहीं जाना पड़े या कहीं आप लेके गए हो। सही कहते हो बेटा, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, दिन रात मेहनत करके तालीम दिला रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें इस बात का गम है कि तुम मेरे साथ कभी छुट्टी पर नहीं गए, घूमने नहीं गए। और तुम्हारी अम्मी को भी यही गलत है। सुन रही हो तुम? हाँ, मुझे तो बीच में न डाले प्लीज। मैंने तो कभी भी अल्ताफ आपसे कोई शिकायत नहीं की। अच्छा बच्चों, वक्त की बात है बेटा। वाकई तुम्हारे अब्बू को अपनी जिंदगी में इतना वक्त नहीं मिला कि वो तुम लोगों के अलावा कुछ और सोच सकती। ठीक है? पर खुदार हमजा, अल्लाह ने तुम्हें इल्म और इज्जत की दौलत से मालामाल किया है। अब तुम्हारा वक्त है, तुम ही अपने माँ बाप को हज और उम्रा करा देना बेटा। आई एम सॉरी अब्बू, बाकी आपने अपना सारा वक्त हमें दिया है। वक्त ही दौलत है, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको कभी नाराज नहीं करेंगे अब्बू। अब्बू, मैं अपना मजमून लाकर आपको सुनाती हूँ। नहीं 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 बेटा, अभी नहीं, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। रात को खाने के बाद इत्मीनान से सुनूंगा, ठीक है? ओके अब्बू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप थक गए होंगे। समरा ने अपना मजमून सुनाने में काफी वक्त ले लिया। ओहो, अब ये अखबार तो एक तरफ रख दें अल्ताफ। ऑफिस में इतना वक्त ही निकाल दिया करें कि अखबार की हेडिंग पढ़ लिया करें। अच्छा, ये कमबख्त इस अखबार में क्या है? हाँ, आधा स्टार से बड़ा होता है, सियासतदानों के फजूल बनावटी झगड़े, तबसरा निगाहों की महर खाना पूरी, बात का पतंगड़ बनाना, और क्या। आम आदमी तो वहीं का वहीं रहता है। सही कहती है अख्तर, नहीं बस अखबार पढ़ने का अपना एक चस्का है। खैर, शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मेरा क्या कहना, मेरे कहने से होता भी क्या है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ अल्ताफ, मगर यूँ हाथे हाथ धरे रहने से काम नहीं चलता, कुछ तो हाथ पाँव चलाना पड़ेगा ना। ओहो, अक्सर तुमने तो खामखा अपने जहन पर बोझ बना लिया है। अरे भाई, अपने वक्त पर इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाएगा। तो समरा तो अभी बहुत छोटी है, पढ़ रही है, और हमजा तो अभी बिल्कुल लड़का है, अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। उसके लिए तो इंशाअल्लाह अच्छा वक्त खुद अपना फैसला देगा। अक्सर तुम्हें वो रह रह कर ख्याल समझ में नहीं आता, क्यों आता रहता है? मुझे कुछ न कहिए आप। ये आपकी जो बड़ी बहन साहिबा है ना, ज़किया आपा, जब भी आती है अपने बेटे रशीद और बेटी सनोबर को साथ ले आती हैं। अच्छा, अदले बदले के फेरे में लगी रहती हैं वो रशीद न पढ़ने का, न लिखने का, न किसी काम काज का, दुश्मन अनाज का। हाँ, अलबत्ता सनोबर बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, मेरी इज्जत करती है बहुत, पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत है उसे। ज़किया आपा बेवकूफ रशीद के लिए अपनी समरा पर नजर रखे हुए हैं। अभी कल ही तो आई थी, आते ही कहने लगी, अख्तर, तुमने तो हमें बिल्कुल भुला ही दिया, हमारे यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया। चलो भाई को तो वक्त ही नहीं कि बड़ी बहन को कभी आकर सलाम ही कर जाएं। एक मैं ही हूँ जो तुम लोगों की मोहब्बत में चक्कर लगाती रहती हूँ। देखो, दुख सुख में अपने ही काम आते हैं। नहीं ज़किया आपा, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई को दरअसल फुर्सत ही नहीं मिलती कि कहीं ले जाएं। और क्यों भी हमजा, तुमको भी अपनी फुप्पी से इतनी मोहब्बत नहीं कि कॉलेज से आते जाते कभी सलाम करने आ जाओ। रशीद और सनोबर तुम्हें कितना याद करते हैं। और ये अपनी समरा कहाँ है? हमजा, जाओ बेटी, सनोबर को समरा के पास ले जाओ। अम्मी अम्मी, मैं भी हमजा भाई के साथ समरा के पास चला जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ। थैंक यू। अख्तर,
देखो मैं तो कहती हूँ दोनों तरफ बात बराबर की है। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी और मेरा बेटा तुम्हारी बेटी। सही है ना? हाँ पापा, आपने पहले भी कहा था। बात सही है गलत की नहीं आपा, अभी तो ये बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे तो कब तक पढ़ेंगे? लड़कियां तो गाजर मूली की तरह तेजी से बढ़ती हैं। और देखो मुझे भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, बस बात हो जाए तो इत्मीनान हो जाए। मैं अपने तौर पर क्या कह सकती हूँ आपा? हाँ उनसे पूछूंगी। आपके भाई तालीम के मामले में बहुत सख्त हैं, अभी तो ये बात सुनना पसंद नहीं करेंगे वो। तुम अल्ताफ से क्या बात करती हो? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, घुटना पेट की तरफ ही झुकता है, उसे कोई एतराज नहीं होगा। हाँ वक्त की बात अलग है। समरा, तुम चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो, मुझको नहीं पिलाओगी क्या? हाँ बेटी जाओ, सबके लिए चाय बना कर। ये ठीक है। चलो समरा, मैं भी देखता हूँ कि तुम चाय कैसी बनाती हो। ठीक है। रशीद भाई आप बैठो, हमजा भाई से बातें करें, मैं चाय लाती हूँ। है? अच्छा। हमजा भाई वो मुझे आपसे एक काम था, आप कर देंगे ना? देखिए प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा। काम क्या है अगर मैं कर सका? सनोबर वैसे मेरे पास वक्त कम होता है। वक्त की छोड़े, आप ये बताएं आपका कॉलेज तो हमारे घर के रास्ते में ही आता है ना? हाँ। तो कभी कभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए आ जाया करे ना, सिर्फ इकोनॉमिक्स के ग्राफ समझा दिया कीजिए। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आते, मुझे तो हर ग्राफ जरा की गर्दन लगती है। वाह क्या मिसाल दी है सनोबर, तुम्हें तो शेर व शायरी और अदब से दिलचस्पी है, ये इकोनॉमिक्स के ग्राफ में कहाँ फंस गई? सच्ची बात बताऊं, मुझे तो आपको देखकर शौक हुआ था कि मैं बीकॉम और फिर MBA करूंगी। मुझे तो शेर व शायरी भी पसंद है। जहे नसीब, क्या आपको शायरी पसंद है? आप आए तो सही, फिर हम अदब और शायरी पर बात कर लेंगे। अरे लो भाई, चाय भी आ गई। अरे वाह, चाय के साथ ये गाजर का हलवा भी। समरा, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है? आपको तो माशाल्लाह रशीद भाई खाने पीने की हर चीज पसंद है। क्या खाऊंगा, सारा खाऊंगा। समरा बेटी, तुम इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। वाह, ये गाजर का हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया है, माशाल्लाह। मेरी बच्ची बहुत होशियार हो गई है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। आप बच्चों से ऐसी बात ना करें। अख्तर, देखो मैंने तुम्हारे कान में बात डाल दी है, अब याद रखना। अच्छा, हम चलते हैं। अल्ताफ से तुम बात कर लेना, नहीं तो मैं खुद किसी और बात करूंगी। हाँ, अल्ताफ तो सईद से मिलते ही नहीं है, कह देना वो याद कर रहे थे। चले ठीक। हमजा भाई, आपको मेरी बात याद है ना? मुझे आपका इंतजार रहेगा। समरा, तुम्हारी ना चाय बहुत ही अच्छी थी, और तुम आना मेरे घर आना। हाँ जरूर, मैं तुम्हें अपना लक्का कबूतर दिखाऊंगा। हाँ, आप अपने कुत्ते को पनीर रखें तो बेहतर है। क्या कहा? मुझसे कुछ कहा तुमने? अच्छा ही कहा, कबूतर देखने जरूर आना। अच्छा मुफ्ती जान, अल्लाह हाफिज। अख्तर, जकिया बाजी तो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अलबत्ता उनके मियाँ सईद भाई से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। न जाने अपने आप को क्या समझते हैं। माली हालत अच्छी है तो समझते रहें, तो समझते हैं सब कुछ अच्छा है। अरे इज्जत बड़ी चीज है, इज्जत। ये तो है। ये दौलत उनके पास कहाँ से आई है बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो खुद नहीं जानते कि हाँ, हलाल की कलील कमाई बड़ी दौलत होती है। ये सईद भाई कहाँ काम करते हैं? कहाँ से आ गए इनके पास इतने पैसे? अरे छोड़ो, जिस महकमे में काम करते हैं वो तुम भी जानती हो।
मगर महकने की बात नहीं होती अख्तर, इंसान का अपना ज़मीर होता है। वैसे अल्ताफ, अपना हमजा है ना, सनोबर को बहुत पसंद करता है। अगर हम अभी से बात पक्की कर लेना तो इसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। अख्तर, मैंने कहा ना कि इस मामले में अभी अपना दिमाग खराब मत करो। मेरा तो ख्वाब है कि मैं हमजा को बाहर आला तालीम के लिए भेजूं। हमजा बता रहा था मुझे कि आजकल बाहर पढ़ने जाने में बहुत खर्च होता है। आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि आपका ख्वाब पूरा हो जाए? भाई मैं अपने फंड से कर्ज ले लूंगा। अपने वक्त पर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला जब करम करने पर आता है ना, तो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो अल्ताफ, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? अच्छा जी, अच्छा बोलो बोलो। तुम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचोगी, ये मुझे मालूम है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम अपने हमजा की बात सनोबर से पक्की कर लें तो हम सईद भाई से उसकी तालीम के लिए कर्जा ले सकते हैं ना। क्या क्या कह रही हो तुम? अक्सर तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं सईद जैसे शख्स से उधार मांगूंगा अल्लाह, और उसकी रिश्वत की कमाई से कर्जे पर अपने बच्चे को आला तालीम दिलाऊंगा? सुनो, आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। मुझे उसकी रहमत पर कामिल यकीन है, वो अनहोनी को होनी कर देता है। वक्त की बात है, लेकिन वो हमारे हक में बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह। चलो इंशाअल्लाह। अख्तर, अख्तर, जी आई। भाई कहाँ हो तुम? मैं किचन में थी। अरे आज आपको जल्दी आ गई, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, बहुत बुरा हुआ है, मगर ऐसे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। अल्लाह खैर करे। मुझे तो जकियाबाजी की फिक्र है। क्या हुआ? क्या ये तो बताए। जकियाबा की क्या बात है? जकियाबा की? अरे भाई वही हुआ जिसका डर था। सईद भाई धर लिए गए रंगों हाथ रिश्वत लेते हुए, हवालात में बंद है। जकियाबा तो बहुत परेशान होंगी बेचारी। हाँ, मैं उनकी तरफ से होकर आया हूँ। उन्होंने मुझे ऑफिस में फोन करके बता दिया था। रशीद और सनोबर भी बहुत परेशान थे। अल्लाह, जकियाबाजी जमानत के लिए मुझसे कह रही थी। क्या हुआ अब्बू? मैं भी कॉलेज से वापस आया तो आपकी आवाज आई। मुझे फिक्र हुई कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे बेटा, वो तुम्हारे सईद फूफा रिश्वत सताने के जुर्म में पकड़ लिए गए। कोई जमानत ले तो छूटेंगे और फिर मुकदमा चलेगा। डॉक्टर, देखो अचानक हालात कैसे पैदा हो जाते हैं। या अल्लाह रहम करे। मगर जमानत तो लेनी ही पड़ेगी। वो तो है। मैंने सोचा था कि अपने इस मकान के कागजात पर हमजा के लिए कर्जा ले लूंगा। अब बाजी का सोचकर जमानत के लिए मकान के कागजात अदालत में जमा कराने पड़ेंगे। क्या तुम अपने भाई का शुक्रिया अदा करो कि इन्होंने मेरी जमानत करा दी। अल्ताफ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी मेहनत का सिला अदा कर दूंगा भाई। सईद भाई, मुझे किसी सिले या सताइश की ख्वाहिश नहीं है। अपनी बहन के नाते तो ये मेरा फर्ज था। अल्ताफ, तुम मेरे भाई हो। एक ही बाप का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हें उस पर ये एहसान करके अब्बा की रूह को खुश कर दिया होगा। मुझे तुम्हारा बड़ा सहारा है। बाजी एहसान की बात करके आप मुझे शर्मिंदा न करें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अख्तर को फिक्र होगी। अस्सलाम वालेकुम। हमजा, समरा, आ जाओ बेटे, अब्बू आ गए हैं। मैंने रेस पर खाना लगा दिया है, जल्दी आ जाओ। शाबाश। भाई, अपने अब्बू कितने अच्छे हैं। रात का खाना कभी अकेले नहीं खाते, जब तक हम सब मेज पर एक साथ ना हो। अब्बू,
क्या हुआ सईद फुप्पा का? आपने जमानत तो करा दी ना? हाँ बेटा, सारा दिन मैं इसी परेशानी में रहा हूँ। मुझे तो बाजी की परेशानी देख ही नहीं जाती। अब्बू, फुप्पी आपसे कितनी बड़ी हैं? आप लोग एक साथ इसी तरह रहते थे जैसे मैं और भाई? हाँ बेटा, हाँ, मगर फुप्पी बड़ी थी और अब्बू छोटे, और अब मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब्बू, आप लोग तो दादा के साथ लाहौर में रहते थे। ये दादी याद है। और फिर आप क्या कराची कब आए? बच्चों, तुम लोगों को तो मालूम ही है कि तुम्हारे दादा पाकिस्तान बनने के बाद नागपुर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। उनकी पोस्टिंग लाहौर में हुई थी, सरकारी मुलाजिम थे। मैंने और तुम्हारी फूफी ने अपना बचपन और जवानी वहीं लाहौर में गुजारी। अब्बा के रिटायर होने के बाद क्योंकि बाकी सब अजीज और अकारिब कराची में थे, लिहाजा हम लोग यहाँ कराची आ गए। लाहौर में आप कहाँ रहते थे? बेटा, लाहौर में पुराना महल्ला है इशरा, वहाँ हमारा घर था। तुम्हारे दादा को क्लेम में वहाँ एक मकान मिल गया था। जब हम यहाँ आए तो वो मकान अब्बा ने फरोख्त कर दिया था किसी हाजी क्या नाम, हाँ, हाजी नूर अहमद साहब को। पता नहीं अब वो घर है भी या नहीं, 30-35 साल पहले की बात है। फिर मेरा कभी लाहौर जाना हुआ भी नहीं। अब्बू प्लीज, हमारी छुट्टियां हैं, मुझे लाहौर घूमने का बहुत शौक है। अच्छा, क्यों हमजा भाई, आप कहे ना अब्बू से। अल्ताफ और हमेशा मुझसे कहते रहे कि लाहौर चलेंगे लाहौर चलेंगे। अब आप ले लेना छुट्टी, बच्चों के साथ चलते हैं, इससे आपका जहन भी बदल जाएगा। हाँ भाई, मैं भी बहुत थक गया हूँ। चलो तो फिर चलते हैं, आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी और बच्चों की सैर भी हो जाएगी और मेरी भूली बिसरी यादें भी ताजा हो जाएंगी। वाह मेरे प्यारे अब्बू, ये हुई ना बात। तो फिर कब चलेंगे हम लोग? अरे बेटा, मेरी छुट्टी तो कब से ड्यू है, कल अप्लाई कर देता हूँ तो बस 2-3 दिन में होंगे हम पंजाब के दिल लाहौर में। लाहौर आकर तो वाकई जिंदगी का मजा आ गया। हमने अब तक इतने अच्छे, खूबसूरत और तारीखी शहर को नहीं देखा था। यहाँ की शानदार तारीखी इमारत, शाही किला, बादशाही मस्जिद, अल्लामा इकबाल का मजार। अब मुझे तो शालीमार बाग बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बारे में कितना सुना और पढ़ा था। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से पढ़कर निकली हैं। अब्बू, आज कॉलेज भी देख लिया। सुनिए, आज रात का खाना नई अनारकली के फूड स्टेट में खाएंगे। हाँ रल्ता, कल रात गवाल मंडी की फूड स्टेट में खटाखट का तो जवाब ही नहीं था। अब्बू, हाँ बेटा, कल सुबह सबसे पहले दादा का घर, आपका घर देखने इच्छा चलेंगे। वैसे लाहौर वाले सच कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं देखा। बिल्कुल सच है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। अब ऐसी बात भी नहीं भाई, अपना कराची पुलिस से कम नहीं। ना ना, मुकाबला नहीं करते बेटा, हर जगह की अपनी अहमियत होती है। बिल्कुल।
लो भाई, हम आ गए इसरा। देखो बेटा, वो अगली गली में अल्लामा मशरकी का मशहूर रिहायशी अहाता था और उसके साथ वाली गली में पहला मकान हमारा था। अल्लाह करे वो मकान अब भी मौजूद है। आओ 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 बेटा, आओ बेटा, तुम भी आ जाओ। देखो देखो देखो, नाली से बचकर। हाँ देखो तो वो सीधे हाथ वाली गली में मुड़ जाओ। हाँ आ जाओ, मेरे पीछे आओ। या अल्लाह, देखो बेटा, अब वो सामने हरे रंग का जो दरवाजा है ना, वो हमारा घर है। वही घर, मगर ये क्या, एक मंजिल और ऊंचा हो गया। देखो वो देखो बेटा, हमजा देख रहे हो ना? देखो हमजा, वो जो खिड़की है ना, दिखाई दे रही तुम्हें? जब वो वाली खिड़की। हाँ बेटा, मैं वहीं बैठ कर पढ़ता। अच्छा। अल्लाह जाने वहाँ कौन रहता है। अबू, दरवाजे पे किसी हाजी इब्राहिम का बोर्ड लगा हुआ है। हाजी इब्राहिम, कहीं ये हाजी नूर अहमद साहब के बच्चे। अबू, दरवाजे पर घंटी का बटन भी है, क्या बजाऊं? नहीं 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 बेटा, नहीं। हमने अपना घर बाहर से देख लिया, ये बहुत है। देखिए, शायद हाजी इब्राहिम उन्हीं से बैठे हों। अल्ताफ, मिलने में क्या हर्ज है? हाँ बेटे, घंटी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा मौसम, मैं मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं आपको यहाँ ये मकान दिखाना चाह रहा था इनको। अब से 30-35 साल पहले मैं इस मकान में रहता था, मगर वालिद ने हाजी नूर अहमद साहब को ये मकान फरोख्त कर दिया था। आप शायद हाजी साहब के बेटे हैं? जी जी जी, मैं हाजी नूर अहमद का बड़ा बेटा हूँ। और आप वसीर साहब के बेटे अल्ताफ है ना? जी 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 जी। मगर आपको मेरा नाम कैसे याद है? अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। जी, मुझे आप ही का इंतजार था। कभी कभी मैं मायूस हो जाता था, इतने बड़े शहर कराची में आपको ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन मुझे यकीन था मेरे अब्बा हाजी नूर अहमद की नीयत की सच्चाई आपको जरूर यहाँ लाएगी। इब्राहिम साहब, ये सब क्या किस्सा है? क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो गोया आपको नहीं मालूम। जी, मगर माफ कीजिएगा, आप लोग अंदर तशरीफ लाएं। आए बहन जी, आए। मेरी बीवी अंदर मौजूद है। आओ बच्चों, आओ जी, आओ बेटा, आओ। आइए आइए आइए। जी हाजी साहब, इसी बैठक में मैं ट्यूशन पढ़ता था, मगर पहले आप ये बताएं कि आपको मेरा इंतजार क्यों था? अरे आप लोग पहले इत्मीनान से बैठे, चाय पीते हैं, बच्चों को मुल्तान का मशहूर सोहन हलवा खिलाते हैं, हैरान कौन खुशखबरी सुनाता हूँ जिससे अब्बाजान की रूह को भी तस्कीन पहुँचेगी। आपकी अमानत आपके हवाले होगी। मेरी अमानत? अच्छा ठहरिए, पहले आपकी अमानत आपके हवाले कर दो ताकि मैं इस बोझ से आजाद हो जाऊं और आपके सवालात के जवाब सुकून से दे सकूं। तो ये कहाँ गया? हाँ, ये लीजिए, ये बैग खोल कर देख लीजिए। जी क्या हाजी साहब, ये बैग तो नोटों से भरा हुआ है। अरे ये
حاجی صاحب یہ میری امانت ہے. میں سمجھا نہیں ابراہیم صاحب, یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے پہلے گن لیجیے, پورے 4 لاکھ ہے. کچھ اوپر نیچے کا حساب بات نہیں کر. 4 لاکھ روپے ابو کی امانت؟ انکل یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ بیٹے تم نے غلط لفظ استعمال کیا. آج کے نوجوان کو نا شک اور بے یقینی کا دور. بیٹے تم خاموش رہو, تم خاموش رہو. سوری انکل, میں رانی میں ایسا کہہ دیا تھا. کوئی بات نہیں بیٹے, کوئی بھی ہوتا تو اس کو یقین نہیں آتا, مگر یہ میرے والد کی امانت داری ہے جو میرے اندر سے رچی بچی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں تو آپ لوگ غور سے سنیں. یہ اب سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے جب میرے والد نے الطاف صاحب آپ کے والد سے یہ مکان مبلغ 45,000 روپے میں خریدا تھا. جی میرے والد نے 40,000 نقد ادا کر دیے تھے اور بقایا 5,000 کاغذات کی منتقلی کے بعد دینے کو کہا تھا. اچھا. مکان خالی کر کے آپ کے والد کراچی چلے, یہ کہہ کر کہ وہ خود لاہور آ کر بقایا 5,000 روپے لے. جی حاجی صاحب, مگر یہاں سے جانے کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ انتقال کر گئے. جی ابا جی کو یہ اطلاع نہ ملی کیونکہ آپ کے والد اپنا کراچی کا کوئی اتا پتہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. ہم انتظار کرتے رہے. جی بات دراصل یہ ہے کہ ابا نے ہم سے اس مکان کے فروخت کی کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی. تو پھر جب آپ کے والد 1 سال تک واپس نہیں آئے تو ابا جی نے مجھے 5,000 دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نہ رہا اور پتی صاحب آئے یا ان کا بیٹا الطاف آئے تو ان کو ان کی امانت واپس کر دینا. مگر ابراہیم صاحب یہ تو 4 لاکھ روپے ہیں. جی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ 5,000 سے 4 لاکھ کیسے بن گئے. جی یہ میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں, میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں. یہ حکومت پاکستان وزارت مالیات کی طرف سے دے رہا ہوں, اور حکومت بھی کسی تحفے یا خیرات کے طور پر نہیں دے رہی ہے بلکہ انہوں نے آپ کی رقم کو استعمال کیا اور یہ اس کا معاوضہ ہے. ابراہیم بھائی پلیز آپ کھل کر بتائیں یہ سب کچھ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے جس وقت ابا جی نے مجھے 5,000 دیے تھے اس وقت میں بینک میں ملازم ہوا تھا. جی اچھا. اس وقت میں نے 5,000 روپے کے ڈیفینس سرٹیفکیٹ خرید کر بینک کے لاکر میں رکھ دیے تھے تاکہ رقم محفوظ رہے. میں نے بینک میں پورے 30 سال ملازمت کی. آپ کے والد صاحب کیا آپ نہیں آئے؟ جی اچھا. تو حاجی صاحب پھر سے جائیے. 5,000 کے ڈیفینس سرٹیفکیٹ 10 سال تک میرے لاکر میں رکھے رہے. جب ان کی 10 سالہ میعاد پوری ہوئی تو یہ 5,000 سے 4 گنا زیادہ ہو کر 20,000 ہو چکے تھے. جی اچھا. یہ اب بھی آپ کی امانت تھی. میں نے پھر 20,000 کے ڈیفینس سرٹیفکیٹ خرید لیے. میری نوکری جاری تھی, لاکر موجود تھا, اس میں یہ 20,000 روپے کے سرٹیفکیٹ پھر 10 سال پڑے رہے. اب یہ 20 ضربے 4 یعنی 80,000 بن گئے تھے. اب میرے لاکر میں آخری 10 سال 80,000 روپے کے سرٹیفکیٹ موجود تھے. آخری 10 سال بعد 80,000 روپے مزید 4 گنا ہو کر 3,20,000 ہو گئے. کیونکہ منافع 4 گنا نہیں بلکہ تقریباً 4 گنا سے ذرا زیادہ ہوتا ہے, لہذا راؤنڈ فگر میں تقریباً 4 لاکھ ہو گئے. آپ چاہیں گے تو پورا حساب کر لیں گے. یا میرے اللہ یہ سب کیا ہے؟ کیا آج کی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا. کوئی معاشرہ ہے یا قصہ کہانی یا خواب؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ خالص مالیاتی حساب کتاب ہے. آپ وزارت مالیات سے اس کی تصدیق کر لیجیے. حاجی صاحب آپ تو
اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے یہ کوئی مشینی حساب کتاب ہو. یا میرے اللہ، یہ ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں. شکر ہے. آج کے اس دور میں آپ کی نیکی، سچائی، ایمانداری اور امانت داری اپنی مثال خود ہے حاجی صاحب. مگر انکل، ہمارے دادا جان کی اصل رقم تو 5,000 تھی، صرف 5,000. اور یہ برخوردار، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حمزہ. پورا نام کیا ہے بیٹے؟ حمزہ الطاف. دیکھو بیٹے، یہ تمہاری اعلیٰ خاندان کی تہذیبی وراثت ہے جو تمہارے نام کے ساتھ الطاف کے طور پر لگا ہوا ہے، اور تمہارے والد کے نام کے ساتھ دادا کا سرنیم لگا ہوگا. یہ سب خاندانی روایت کا اثر ہے کہ تم آج اس دور میں ایسی بے غرض خیالات کا اظہار کر رہے ہو کہ اصل رقم تو 5,000 ہے. نہیں بیٹے، آپ ساری رقم کے حقدار ہیں. ابراہیم بھائی، میں حیران کن احسان مندی میں گم ہوں کہ کیا کہوں. آپ سچ کہتے ہیں. آج کے اس نفس و نفسی کے زمانے میں آپ جیسے پاسدار لوگ ہیں کہاں؟ یہ آپ کے خاندانی روشن خیالی، اعلیٰ ظرفی اور امانت داری کا اثر ہے کہ آپ ہماری امانت کی دولت لوٹا رہے ہیں. کہ اللہ ہماری اگلی نسلوں کو اپنے خاندانی شرافت اور وقار پر قائم رکھنا پروردگار. ہاں، اللہ آپ کو یہ رقم مبارک کرے. آج میرے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا. والد صاحب کی روح خوش ہو گئی ہوگی. حاجی ابراہیم بھائی، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. میں تو خوش کن سکتے نہ ہوں کہ کہیں یہ سب کچھ ایک خواب تو نہیں. حاجی صاحب، ہمارے دلوں میں جو شکریہ کا اظہار ہے وہ ہماری زبان پر کبھی آ ہی نہیں سکتا. آپ سے حاجی صاحب، آپ سے رخصت ہونے کو ہرگز دل نہیں کر رہا. ہم کل ہی کراچی واپس جائیں گے. کس طرح اپنی دلی خواہش کا اظہار کریں کہ آپ حاجی صاحب آپ کراچی ضرور آئیے. اللہ آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے. آمین. بس مجھے اور والد مرحوم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. جی انشاءاللہ. دعائیں سب سے بڑا خزانہ ہے. جی بے شک. ہاں، میں کراچی کبھی نہیں دیکھا. اب انشاءاللہ ضرور آنے کی کوشش کرتے ہیں. ضرور حاجی صاحب، ضرور. اچھا حاجی صاحب، اللہ حافظ. اللہ آپ کو پرواز دے. زحمت نہ کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت خدا حافظ. بیٹے حمزہ، یاد ہے لاہور جانے سے پہلے ہم سب اسی طرح ایک ساتھ کھانے بیٹھے تھے. آج لاہور سے واپس آ کر پھر ایک ساتھ ہیں، مگر حالات اب کتنے ہی بدل چکے ہیں. یہ امی صرف حالات ہی نہیں بدلے، بلکہ مجھے تو حمزہ بھائی کچھ بدلے بدلے نظر آتے ہیں، بلکہ اکڑے اکڑے نظر آتے ہیں. ارے لڑکی، تم مجھے کچھ کہنے سے نہ چکنا. اچھا میری پیاری چھوٹی بہن، ایک بات تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اچھا جی، اب آپ میرا نام بھی بھول گئے. سمرا سمرا سمرا. ہاں، مگر تمہیں اپنے نام کا مطلب نہیں معلوم. سمرا یعنی کہ پھل. تو میری پیاری بہنا، تمہیں بھی اپنے حصے کا پھل ضرور ملے گا. مجھے تو یہ سب کچھ خواب لگتا ہے. آنکھوں پر ہم پھر اپنی حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں گے. اختر بھائی، ہمیں تو ابا کی امانت پر وقت کی دولت کے طور پر 4 گنا زیادہ ملا ہے، مگر انشاءاللہ حاجی صاحب کو اس کا اجر عرش بری پر 70 گنا زیادہ ملے گا. ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. امی، امی، ابو، ابو. ارے سمرا، تم کہاں ہو؟ ارے بیٹا، ہم یہاں ہیں. کیا ہوا؟ بہت خوش دکھائی دے رہے ہو. ارے پیارے ابو، مزہ آ گیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا ہوا بیٹا؟ کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح بھائی، کیا پھر کوئی خطانہ ہاتھ لگ گیا؟ یہ ابو اور سمرا، وہ میں نے لندن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اسکالرشپ کے لیے امتحان دیا تھا نا. ہاں، تو اس میں میں نے ٹاپ کیا ہے. ارے ماشاء اللہ، مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے.
اور یہاں تک کہ جانے کا ہوائی ٹکٹ بھی. اللہ میرے اللہ میرا شکر اللہ میرے مولا میرا بیٹا میرا بیٹا. اللہ ہم پر کس قدر مہربان ہے. بیٹا تم خوب پڑھو. علم کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہوتی بیٹا, کوئی دولت نہیں ہے. بس ابو آپ اور امی حج پر چلے جائیں, جب پیسے کی ضرورت نہیں, اور باقی رقم میری پیاری 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 سمرہ کے کام آئے گی. میں تو حج پر اپنی بیٹی سمرہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی. اللہ کی فضل سے اس کے لیے جب وقت آئے گا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اور میں انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کرتے ہوئے اپنے وطن واپس اللہ تجھے کامیاب کرے. آمین میرا بیٹا. امانت کی دولت ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی کا لکھا ہوا ڈرامہ آپ نے سنا. پروڈیوسر اقبال جعفری. کردار اور اداکار حمزہ سمیع اللہ خان, الطاف محمد ایوب, اختر انجم سعید, ذکیہ شاہجہاں رشید, سعید منان حمید, رشید آصف الیاس, سمرہ حمیرہ قادر اور حاجی ابراہیم برکت اللہ. ریکارڈنگ انجینئر ایس ایس سمیع. یہ ڈرامہ ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوا.